लाइन में रहो। जब यहाँ आया लाइन में लगा, वहाँ गया तो बोला कि टिकट खत्म हो गई। जब खत्म हो गई तो मुझे मैसेज क्यों दिया गया? मैसेज जितने आदमी का उन्हीं को तो लेना चाहिए। पैसे वैसे तो नहीं बचे हैं, 2-2.5 महीने से बैठ के खाया हूँ तो क्या बचेगा। कल से सुबह आया था मैंने, कल सवेरे से आए। सुबह आया था, कल टाइम नहीं मिला जाने के लिए। आज फिर देखता हूँ क्या होता है। यहाँ काम करते थे सेठ, आज से 30 दिन के बाद ही निकाल दिए, बोले यहाँ कुछ नहीं है। तो हम लोग काफ़ी ऐसे वैसे खाए पिए किसी भी हाल में हम लोग 53 दिन का लॉकडाउन को पालन किए हैं। 2 महीने तो बैठे हैं, 2 महीने तक काम ही नहीं है, तो अब क्या काम, अभी क्या मिलेगा? पैसे बचे हैं कुछ खाने के? है ही नहीं तो क्या करेंगे? कुछ पैसे नहीं है। कौन देने वाला यहाँ पे? बताइए, कोई दे नहीं सकता यहाँ पे। मेरे पास तो साबुन खरीदने की भी पैसे नहीं है। पैदल आया हूँ खजूरी से चल के, पैदल वहाँ से। अब तो लॉकडाउन खुल गया है तो घर क्यों जाना चाहते हैं? घर जाना चाहते हैं, घर में जो नून सातु मिलेगा वहीं पे खा के वहीं पे रहेंगे। अभी सच्चो जब कह कर गया है कि 1200 आदमी पूर गया है, तो 1200 का मैसेज भेजता रात में, जैसे बोल देता कि हाँ भाई कल वाला बंदा आज निकलेगा, तो ये पूरा दिल्ली मैसेज कर दिया। तभी तो ये मारा मारी सब गरीब पे नरेला बवाना से आ रहे हैं। रो क्यों रहे हो आप? सर यही समझ सर, जब कोई सुविधा नहीं सर क्या करे सर। आखिरी बार पेट भर खाना कब खाया था? तो 21 साल 20 साल सर खाना खा चुका सर, कभी मिलता कभी नहीं मिलता सर, सही सो जाते सर कहीं कहीं। रो क्यों रहे हैं आप? ये सब देख के सर, उनका में माँ बाप है सर, भाई बहन है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार, आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। लगातार कोशिशें की जा रही हैं और ये भ्रम पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है कि मजदूरों की समस्याएं अब खत्म हो गई, क्योंकि पैदल चलते हुए मजदूर नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन लाइन में मजदूर अभी भी नजर आ रहे हैं। और दिल्ली शहर के भीतर लोग अलग अलग इलाकों से पैदल चलते हुए, यहां से वहां से भागते हुए स्क्रीनिंग सेंटर की तरफ पहुंच रहे हैं। आपने आखिरी बात सुनी कि वो तालाबंदी से पहले भरपेट खाया था। मैं बार बार खाने पर क्यों लौट कर आ रहा हूं? आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो ठीक ठाक सुबह शाम नाश्ता से लेकर भोजन करता था, उसे भोजन नहीं मिल रहा है। वो भोजन जहां भी मिलता है वो टूट पड़ता है। ये तस्वीर अभी अभी आई है, हमारे एक मंटून पत्रकार हैं समस्तीपुर से, उन्होंने भेजी है, ये कशिश न्यूज से है। हमने उनसे ये वीडियो लिया है, रेलवे स्टेशन, समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर। देखिए कितनी इज्जत की जा रही है मजदूरों की। जमीन पर चूड़ा और दही रख दिया गया है, जिसके कारण मजदूर वहां पर टूट पड़े, क्योंकि वो भूखे प्यासे चले आ रहे हैं। बहुत कम खाना मिल रहा है। जितनी क्षमता है खाने की और काम करने की, उस क्षमता के हिसाब से उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। तो एक तरह से हमने मजदूरों की गरिमा को लगातार कुचला है पिछले दिनों से, और लगातार कुचलते चले जा रहे हैं। नए नए मुद्दे खड़ा करके टीवी के स्क्रीन से इस सच्चाई को गायब करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि हम कितने हफ्तों से इसे कर रहे हैं, फिर भी हर दिन सोचते हैं कि अब लगता है कि कहानियां थम गई हैं, लेकिन हर दिन जो व्यवस्था है वो ऐसी अव्यवस्था पैदा करती है। और दुख होता है कि मजदूरों के स्वाभिमान, जो खुद कमाकर खाने वाले लोग थे, उन्हें इस तरह से भोजन के लिए छोड़ दिया गया है। उनकी भूख इतनी बढ़ गई है कि वो मारे मारे फिर रहे हैं। हमने अपने मजदूरों के साथ बहुत बुरा सलूक किया है, इसीलिए मैं भोजन के सवाल पर बार बार आ रहा हूँ। श्रमिक स्पेशल में ही 20 महिलाओं ने बच्चे जन्म दिए हैं, गर्भवती महिलाओं ने। राह चलती, पैदल चलती औरतों, जो गर्भवती औरतें थीं, उनके बच्चे हुए। कितने दिनों से इन महिलाओं को पौष्टिक आहार नहीं मिला है। एक गर्भवती महिला के लिए संतुलित आहार बहुत जरूरी होता है, आगे भी अब नहीं मिलेगा। सोचिए, अब उसके साथ बच्चा है, शरीर में दूध नहीं बनेगा। तो हमने मजदूरों के साथ, उनकी औरतों के साथ, उनकी पौष्टिकता का वो भी कुचल दिया, स्वाभिमान के साथ साथ। और ये क्यों किया? सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन या किसी भी देश में जहां पर कामयाबी पाई गई, ये कहा गया कि वैज्ञानिक आधार पर फैसला लेना है। तो शुरू में कहा गया कि सामाजिक दूरी हम बना रहे हैं, देश से दूरी, इसलिए चलती ट्रेन में 75% लोग ही बैठेंगे। तो इस नाम पर एक गैप क्रिएट किया गया और मजदूरों को कतार में लगाकर उन्हें तड़पा दिया गया, रजिस्ट्रेशन का खेल खेला गया। जल्दी ही कुछ ही दिन में उस सिद्धांत का त्याग कर दिया गया। अब ट्रेनें भरकर जा रही हैं, कोई देश से दूरी का पालन नहीं हो रहा। ये बेहद खतरनाक है।
और अब आइडिया निकाला गया है। हरदीप सिंह पुरी जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जो हवाई जहाज की जो बीच की सीट है उसे आप खाली रखें तो भी सामाजिक दूरी, देह से दूरी का पालन नहीं होता, इसलिए बीच में भी बैठ कर जाएंगे। यानी कहा जा रहा है कि अब आप अपने जान को जोखिम में डाल दीजिए, कुछ संभल नहीं रहा है। तो जो तैयारियां जो हासिल हमने की थी, तालाबंदी की वाहवाही के ढिंढोरा लगता है कि अब उसे संभाला नहीं जा सका, वो फट गया। चलती ट्रेन में अगर इस तरह से लाखों लोग बिना सामाजिक दूरी के अगर जाएंगे, पहुंचाएंगे, उसको अगर आप ध्वस्त कर रहे हैं, तो मुझे एक सिंपल से सवाल का जवाब दीजिए। जवाब ये चाहता हूं कि फिर आप नोएडा में ग्रीन जोन, वहां पर रेड जोन क्यों बना रहे हैं? फिर उसे भी ध्वस्त कर दीजिए। किसी भी चीजों का पालन मत कीजिए और लोगों को मरने के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि जो काम जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में करने थे, उस काम को नहीं करने के कारण तालाबंदी लाई गई। अब तालाबंदी के दौरान उस काम को करना था, लेकिन उसी काम को खुद सरकार अपने हाथ से जाने दे रही है। तो क्या ये देह से दूरी का जो नियम है सिर्फ उन गरीब मजदूरों के लिए है, जिन्हें रजिस्ट्रेशन के नाम पर 2-2 घंटे, 10-10 घंटे दिल्ली में, मुंबई में लोगों को जमा करना है? पालघर का ये वीडियो देखिए आप। इस पालघर में मजदूरों के तपती धूप में छोड़ दिया गया। जब ट्रेन नहीं आई उनके हिस्से की, तो मजदूर हंगामा करने लगे। कितनी भीड़ है, ये सारी स्थितियों को आप देखिए। आप ये जो तस्वीर बता रही हैं, ऐसा लग रहा है कि गरीबों के लिए इंतजाम के अलग कानून हैं और अमीरों के लिए इंतजाम के अलग कानून हैं। अब जब हवाई जहाज चलेंगे तो सरकार बताए देश की जनता को कि वो कौन सा वैज्ञानिक आधार है जिसके का आधार पर देश से दूरी के तमाम नियमों को तिलांजलि दे दी गई है। वो कौन सा वैज्ञानिक शोध हमारी सरकार ने निकाला है कि अब देश से दूरी का कोई पालन नहीं होता है। और जब यह नहीं हो रहा है तो हम सब की जिंदगी खतरे में डाली जा रही है। इस तरह से भी, और आपको आगे हमारे शो में संवाददाता बताएंगे कि किस तरह से प्रवासी मजदूरों के पहुंचने के कारण अलग अलग जिलों में जहां संख्या कम थी, वहां अचानक संख्या बढ़ रही है। क्या हम अपनी मामूली सी लगने वाली सफलता को लेकर इतने लापरवाह हो गए हैं? नोएडा में केस की संख्या 300, दिल्ली में 11,500, अहमदाबाद में 9,000 से ज्यादा ये संख्या होती चली गई है। सौरभ शुक्ला हमारे साथ हैं। सौरभ, समस्तीपुर का वीडियो आ गया था, इसकी वजह से हम आप तक आने में हमसे देर हो गई, लेकिन वो वीडियो ये था कि दही चूड़ा नीचे जमीन पर रख दिया गया था और मजदूर टूट पड़े उसे खाने के लिए, उसे इतने भूखे प्यासे थे। हम आपसे उनके भोजन के लेकर जो अनुभव है, जिसके लिए देश की बात में हम आपसे करना चाहते हैं, आप ही बताइए किस तरह के अनुभवों को आपने सुना और किस तरह के अनुभव बताने के लिए लोग हैं आपके साथ। जी बिल्कुल रवीश, हम इस वक्त लाजपत नगर में मौजूद हैं। स्क्रीनिंग सेंटर है, यहाँ से स्क्रीनिंग करके श्रमिक ट्रेनों के लिए मजदूर भेजे जाते हैं। हमारे साथ वो मजदूर हैं जो यहाँ 2 दिन से आ रहे हैं और नहीं पहुँच पाए हैं। इनको अभी खालसा एड वाले कुछ सामान दे गए खाने के लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है लालू चौपाल जी। मैं कहाँ जाना है? बिहार, दरभंगा जाना है। अच्छा, ये बताइए कि आपने पेट भर खाना कब खाया था? मैं 19 तारीख को खाया था लास्टिंग खाना। मैं पेट भर के अच्छा से बना के खाना खाया था। उसके बाद मैंने जब लॉकडाउन लगा, जब से मैंने अभी तक कभी एक टाइम का खाना खाया हूँ और कभी जैसे 2 टाइम भी मिल जाता। कभी कैसे करते थे? पहले क्या खाते थे, कैसे बनाते? मैंने 3 टाइम खाना खाता। सुबह नाश्ता बनाया, खाना उना बना के, नाश्ता करके खाना बना के टिफिन भर के अपना ड्यूटी जाते थे और शाम को आते थे, फिर खाना बना के अपना घर में खाना बना के फिर शाम को खा के सोते थे। अभी ऐसा हालात है, किसी दिन मिल जाता खाना, किसी दिन नहीं मिलता खाना, तो एक टाइम के खा के ही गुजारा कर रहे हैं। और वहाँ से गांव से पैसे कर्जा लेके 1,000 रुपया गांव से कर्जा लेके मंगा के यहाँ अभी रात पर मार्केट पहुँचे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम राजगीर साहनी है। ये बताइए कि अभी ये जो खाना वगैरह है ये कौन दे रहा है, जो आप इस समय चने और पानी लेके? ये पब्लिक को आता है, यहाँ का जो लोकल है वो बांटता है। हम लोग को पेट भर अभी सुबह से आए हैं 8 बजे से, जब से ये लोग बांट के खिला रहे हैं। नहीं, हमारे लोग दे रहे हैं, जो आम लोग हैं वो आने जाने वाले लोग दे रहे हैं हमको। अच्छा, ये बताइए कि पहले तो सरकार कह रही है वो खाना मिल रहा था, आपको खाने में क्या पसंद है सबसे ज्यादा? खाने में अभी कुछ नहीं दे रहा है, खिचड़ी बांट रहा है और भी कच्चा चावल का है।
और खांसी बुखार कहता है नहीं आना चाहिए, कुछ कच्चा चावल से पहले खांसी और सर्दी हो जाता है। इसको तो सरकार ही बढ़ावा देता है, उसके बाद कहते हैं। ठीक है सर। रवीश, यहाँ पर और भी लोग हैं और ठीक है, ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम ललित सानी है सर। आप 2 महीने से कैसे कर रहे थे, खाने का कैसे कर रहे थे? 2 महीने से मतलब कि हमने जितने दिन पहले काम किया तो 1500 अपने पल्ले थे पड़े हुए, मैंने उससे 15 दिन चलाया, हमने एडजस्ट किया। उसके बाद हमारे पास कोई काम धंधा नहीं, हमारे पास पैसे नहीं, फिर हम अपने मनपसंद ना तो खाना खाते ना तो कुछ करते हैं। और उसके बाद हम अपना मतलब कि आज सोच रहे हैं कि कल जाएंगे परसों जाएंगे। उसके खाने में क्या पसंद है, कौन सब्जी पसंद है? खाने में यही फ्लावर हो गया, करेला हो गया, भिंडी होगी। हरी सब्जियां खाए हुए कितना टाइम हो गया आपको? ये हमारे को 1.5 महीना हो गया मैक्सिमम से। 1.5 महीने से हरी सब्जी नहीं खाई है? जी नहीं, क्योंकि पैसे नहीं है लाने के लिए। बिल्कुल ही नहीं है हमारे पास। अभी 50 रुपए दूसरे मतलब 100-150 रुपए हमने दूसरे से कर्ज लिया अभी यहाँ आना। ये केले आपको कौन दे गया है? ये सरदार लोग बांटते हैं तो उन लोग दिया है, तो सरदार लोग बांटते हैं तो ये केले सही चलाएंगे? और क्या करेंगे साहब, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सरकार तो खाना खिला रही है आप लोगों को। हम लोग जहाँ थे वहाँ पे कोई सरकार खाना नहीं दे रहा है, और कंपनी जो राशन दिया था उसको कोई बोल रहा है पैसा काटेंगे, और जो अकाउंट में 3-3 हजार रुपया वो भी बोल रहा है काटेंगे कंपनी। पहले ये बताइए, आप लोग अपने आप खाना बनाते थे, पैसा कमाते थे, सब्जी खरीद कर लाते थे, खाते थे, तो अब नाश्ता कितने बजे मिलता है आपको? सर अभी नाश्ता जो है ना, कोई नाश्ता का तो गारंटी नहीं जो मिल पाता है। खाना भी हो जाए ना, कभी मिला कभी नहीं मिला। कितने बजे मिलता है? पहले बार भोजन कितने बजे कर पाते हैं आप लोग? सर 2 बजे 3 बजे बस, इससे पहले मिलता नहीं है। वो भी कभी दिन में मतलब 2 बार, अगर मतलब दिन में 1 बार मिल जाए, रात को मिले ना मिले इसका कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों ने विकास, आप भावुक हो गए तुमसे पहले बात करते हुए, ये बताइए कि आपने आखिर बार कब खाया था पेट भर के खाना? सर खाया तो कब, मैं 20 तारीख सर खाना खाया था सर, लॉकडाउन से पहले। उसके बाद वो दिन सर आज का दिन सर, कभी खा लेता सर, कभी नहीं भी खाता सर, जैसे कभी मिल गया कोई दे दिया तो सर खा लेने, तो ऐसे हो गया। रवीश, ये सब बातें ना आप कह रहे हैं ना हम कह रहे हैं, ये सब तमाम वो लोग कह रहे हैं जो हमारे देश के वो लोग हैं जो हमारे घर बनाते हैं और हमारे देश को बनाने वाले लोग हैं। ना ये रवीश कुमार कह रहे हैं ना सौरभ शुक्ला, ये प्रवासी मजदूर कह रहे हैं कि हरी सब्जी खाए हुए, भिंडी परवल खाए हुए इनको 2 महीने हो गए, क्योंकि वो पहले लाते थे, खरीद कमाते थे। जी जी रवीश। सौरभ, आपने बहुत जरूरी सवाल पूछा था और ये जवाब आप सामने ला सके कि 1.5 महीने से हरी सब्जियां मजदूरों ने नहीं खाई हैं, और वो दिन का पहला खाना दोपहर के 2 या 3 बजे खाते हैं, तब तक भूखे रहते हैं। कितने घंटे इनका शरीर भूखा रहता है। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग नाश्ता ठीक से कर रहे होंगे, और हुक्मरान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बताते हैं कि अब हवाई जहाज में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, उनको नाश्ता टाइम से मिलता होगा। वो उनकी पौष्टिकता का ख्याल रखा जाना भी चाहिए, वो देश के लिए जरूरी काम कर रहे हैं, लेकिन मजदूरों के शरीर पर, उनकी पौष्टिकता पर क्या बीत रही हम बता नहीं सकते। सुनील सिंह, हम आपसे जानना चाहते हैं, ये पालघर की जो तस्वीरें हैं सुनील, इसके बारे में आप डिटेल बता सकते हैं कि इस तरह की स्थितियां पैदा क्यों हो रही हैं? दरअसल पालघर की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो आज की नहीं, कल की भी कुछ इसी तरह की तस्वीर थी, और ऐसी तस्वीरें मुंबई के और भी जो टर्मिनस हैं, जैसे बोरीवली, कांदीवली, या फिर हम देखते हैं कि बांद्रा में एलटीटी टर्मिनस के पास भी ऐसी तस्वीर दिखाई पड़ रही हैं। दरअसल अभी भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो कि अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जाने का मौका नहीं मिल रहा है। लगातार वो फॉर्म भरकर लगभग हफ्तों 10 दिन पहले फॉर्म भर चुके हैं, उनका नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं, और जब भी उन्हें पता चलता है कि पुलिस के जरिए या फिर दूसरे लोगों के जरिए भी कि गाड़ियां जाने वाली या फला जगह बुलाया गया है, तो बड़ी संख्या में लोग अपना सामान लेकर अपने परिवार के साथ आकर जमा हो जाते हैं। और जबकि गाड़ियों की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है कि इतने ज्यादा लोगों को एक साथ समाहित किया जा सके। जैसे आज कांदीवली और पालघर में देखने को मिला। कांदीवली में लगभग 3 गाड़ियां जाने वाली थी, जौनपुर, प्रतापगढ़ और गोरखपुर के लिए, और पुलिस ने बुला लिया था सभी को। लेकिन बाद में जो हमने देखा कि वहां से पुलिस अनाउंस कर रही थी कि 3 में से 2 गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं, सिर्फ 1 गाड़ी जाएगी गोरखपुर के लिए, तो बाकी सभी लोग आप वापस चले जाइए। तो उसके दौरान भी लोग बहुत परेशान हुए कि जो लोग अपना सामान लेकर परिवार के साथ किसी तरह से खर्चा करके ऑटो के जरिए जैसे भी आए हैं, और अब उन्हें कहा जा रहा है कि वापस घर जाइए, तो घर कहाँ जाएंगे और कैसे जाएंगे, ये सवाल पैदा हो जाता है। तो ठीक यही स्थिति पालघर में भी देखने को मिली। जो पालघर का आर्यन स्कूल है, वहाँ पर बड़ी संख्या, हजारों की संख्या में लोग आकर जमा हो गए। पुलिस को नियंत्रण कई तरह की तस्वीरें हैं आप, और ये दरअसल जो है तालमेल की कमी है पुलिस प्रशासन। तो आप जी
तालमेल की कमी है। 24 मार्च को तालाबंदी हुई थी, तब किसी तरह की तालमेल की तैयारी नहीं थी और इतने दिनों बाद तालमेल की कमी नजर आ रही है। आप देखिए कि जो गरीब मजदूर हैं उनकी व्यवस्थाओं के बीच कितने प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं। आज सुबह दिल्ली से एक बिहार जाने वाले मजदूर का फोन आया कि उन्हें मैसेज आया है कि आप सेक्टर 2 के स्क्रीनिंग सेंटर पे पहुंचे। अब कौन से सेक्टर 2 ये नहीं लिखा हुआ था, तो पहले वो गया रोहिणी, फिर कहीं और गया, भागा भागा आनंद विहार आया तो उसे अंदर नहीं जाने दिया गया और दोपहर तक वो धूप में मजदूर बैठा रहा। उसकी बारी आ सकती थी मगर सूचना अधूरी थी, उसकी वो ट्रेन नहीं पकड़ सका। सोहित मिश्रा, आप आगे की कहानी बताइए। अभी हमने सुना कि किस तरीके से मुंबई के अलग अलग जगहों पर लोग रुके हुए थे, कहीं पर पुलिस और रेलवे प्रशासन के बीच में जिस तरह से मिसमैनेजमेंट हुआ और किस तरह से हाल हुआ। इससे पहले खाने की भी बात की। अब हो ये चुका है रवीश जी कि अब हम कहानी ढूंढने भी नहीं आएंगे तब भी हमें कहानी मिल रही है। मैं केवल अच्छे सिग्नल के लिए एक जगह पर आया हुआ था, वहां पर कुछ लोग मुझे नजर आए जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। अब ये जो लोग हैं ये पश्चिम बंगाल जाना चाहते हैं। इन्हें पुलिस से फोन आया था कि आप निकलिए पश्चिम बंगाल के लिए, आपके लिए ट्रेन की व्यवस्था की जाएगी। रुके हुए हैं घंटों से, अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पहले आपका नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम राजकुमार माइती। अच्छा राजकुमार जी, ये बताइए कि आप लोग कितने बजे से रुके हैं और क्या कहा गया था आप लोगों को? अपन को बोला 4 बजे के पहले इधर इस सर्कल पे खड़ा रहने के लिए। हाँ। तो 4 बजे के पहले से आके खड़ा रह गया। हाँ। उसका बाद पुलिस वाला का वापस फोन आया, बोलता कोई आया क्या? अपन बोला कोई नहीं है, अभी तो खड़ा ही है। तब से आप लोग रुके हैं? हाँ, और कुछ व्यवस्था की गई है यहाँ पर? कुछ नहीं की गई, ऐसा क्या ऐसे ही खड़े। अच्छा, आप लोग हम लोग खाने पीने की भी बात कर रहे थे। आज दिन भर में आपने क्या खाया? आज सुबह नाश्ता किया था। हाँ। करने के बाद फिर दोपहर को लोग पुलिस चौकी में अपन गया तो उधर बोला जल्दी जाओ, जाके खड़ा रहो। तो उसका पहले अपन इधर 3 बजे से आके खड़ा हो गया। तो सुबह नाश्ता क्या किया था आपने? सुबह नाश्ता अपन वो भेलपुरी बना के खाया घर पे आपने खुद ने बनाया था? अच्छा, तो आज आपने यानी दिन भर खाना नहीं खाया। ट्रेन के लिए क्या क्या खाना आप लोग लेके जा रहे हैं? नहीं, ट्रेन के लिए तो फिलहाल कुछ नहीं है। कुछ नहीं? कुछ नहीं। यहाँ पर आखिर यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था थी? आप लोग क्यों जा रहे हैं गाँव? यहाँ पर क्या व्यवस्था है? गांव जा रहा है, इधर खाने पीने का बहुत तकलीफ है, काम धंधा नहीं है लॉकडाउन की वजह से, ये हिसाब से अपन गांव जा रहे हैं। पैसे वैसे है गाँव? पैसा वैसा तो कुछ नहीं है। पैसा वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप बताइए, आप यहाँ जाइए, आप कितने बार पुलिस स्टेशन गए होंगे और रजिस्ट्रेशन करने या गांव जाने के लिए कितने बार गए होंगे? अभी लेके 4 बार गया पुलिस स्टेशन। अभी आया पुलिस स्टेशन से, बोलता है अभी तक तुम्हारा नंबर नहीं आया और अपना 2 महीना से बैठा है। और 30 दिन का लिए खाना शेड दिया था, वो लोकल शेड का काम करता है। बोलता है भाई देखो अभी अपना पास पैसा नहीं है, जब तक काम था तब तक पैसा था, अभी अपना अपना बंदोबस्त करो। फिर हमने क्या किया, संदेश साहब इधर जो शाखा वाला है उनका पास गया, प्रताप नाम एक आदमी है, उनको बोला सचा ऐसा बात है। बोला ठीक है, तुम लोग 2 टाइम इधर आने का, तुम लोग को खाना मिलेगा। तो रवि जी सोचिए आप कि हम कहानी ढूंढने भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन हर जगह पे इतनी कहानियां हैं, इतनी परेशानियां हैं। कोई 3-4 बार पुलिस स्टेशन में जा चुका है, किसी के पास आज खाना नहीं खाया, जल्दी आ गया। उन्होंने सोचा कि 4 बजे बस आ जाएगी, 2-2.5 घंटे से रुके हुए हैं पूरे परिवार के साथ। आप देखेंगे कि बड़े पैमाने में लोग यहाँ पर खड़े हैं। कुछ नहीं मिल पा रहा है, ना ही कोई व्यवस्था की गई है खाने के लिए, कोई सामान लेके भी जाने के लिए नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि किस तरह से यहाँ के जो नेता हैं उनसे विनती की गई तो कुछ लोगों को 2 बार का खाना दिया जा रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है। तो हर जगह पे यही हाल है रवीश जी। और जी और आप देखिए कि इतने दिन हो गए हैं और ये जो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं वो क्या बता रही हैं? वो ये बता रही हैं कि ऐसा लगता है कि व्यवस्था को ये बात नागवार गुजरी है कि इन मजदूरों ने अपने गांव जाने की हिम्मत कैसे दिखा दी। तो इसलिए इन्हें दर्द का घोड़ा इंजेक्शन दिया जा रहा है इनकी पीठ पे, इनकी आंत में, इनके तलवों में, और रुलाया जा रहा है तरह तरह से। ये तालमेल की कमी की बात नहीं है, ये करुणा की कमी की बात है कि हमारे देश में मजदूर तबका गनीमत है कि ना तो वो न्यूज़ चैनल देखता है और ना ही वो ट्विटर पर खलिहर बैठा हुआ है ट्रेंड कराने के लिए। अगर वो देखता कि उसकी ये हालत है, आइए समस्तीपुर में देखिए, इस तरह से चूड़ा उठाकर खाने के लिए उन मजदूरों को छोड़ा गया है। हम किस बात की दावेदारी करते हैं कि हम कोई विश्व गुरु बनने वाले हैं, सुपर पावर। फोटो खिंचा लेने से किसी महफिल में आप सुपर पावर नहीं बनते। ये स्थिति है कि आप एक सामाजिक चुनौती का सामना 10 दिन भी ढंग से नहीं कर पाए। अब वो थाली बजाने वाली, मोमबत्ती जलाने वाले लोग कहां हैं? क्या उन्होंने सच्चाई को देखना बंद कर दिया है? कम से कम मैं यही दुआ करता हूं कि उनकी थाली हमेशा डबल अनाजों से भरी रहे।
ताकि वो शाम को बजाने का फुर्सत निकाल सकें एक इशारे पर। और हमारे मजदूर इस तरह से जमीन पर गिरे हुए अनाज, चूड़ा और दही उठाकर अपने स्वाभिमान और गरिमा को कुचले जाने के बावजूद भी खाने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीरें हैं, कितने दिन हो गए लेकिन अभी तक इनमें सुधार क्यों नहीं हो रहा है, ये सोचिए। उमेश को सुनते जाइए ब्रेक में जाने से पहले कि उसका पेट कितने दिनों से खाली है और खाने को वो किस तरह से याद कर रहे हैं। उमेश, आखिरी बार खाना कब खाया था? परसों खाए थे जी। परसों रात में खाया था? परसों रात में खाए थे। और यहाँ कब से लाइन पे लगे हुए हैं? यहाँ पे रात को 8 बजे आए थे, 5 बजे लाइन में लगा हूँ। घर क्यों जाना चाहते हैं? यहाँ तो लॉकडाउन खुल गया है अब। यहाँ पे कुछ है भी नहीं, व्यवसाय है, मजदूरी करते थे आजाद मार्केट में, सब्जी वाले मंडी में। अब वो बोल रहे काम नहीं है। हाँ जी। अब नहीं रुकेंगे दिल्ली? हाँ जी, तो मजदूरी करते, काम है ही नहीं। दिल्ली वापस आएंगे? नहीं जी, अब नहीं आएंगे वापस? नहीं जी। तो आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। कमाल खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जहां जहां प्रवासी मजदूर, कई लोगों की आपत्ति है कि इन्हें प्रवासी मजदूर क्यों कहा जा रहा है, ठीक है आप इन्हें मजदूर ही कह लीजिए। जहां जहां मजदूर अपने राज्यों में पहुंचे हैं वहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। ओडिशा इसका एक उदाहरण है, जहां कुछ दिनों तक बहुत कम केस थे, अब वहां पर तेजी से इसकी संख्या बढ़ी है। बिहार में बढ़ी है, यूपी में भी बढ़ती चली जा रही है। कमाल, बाराबंकी में आपके मौजूद होने का संदर्भ क्या है, क्यों आप वहां पर हैं? देखिए, बाराबंकी में दरअसल एक दिन में जो कोरोना के टेस्ट के रिपोर्ट आए, सैंपल्स टेस्ट के रिपोर्ट आई, तो वो 95 रिपोर्ट है। ये 95 पॉजिटिव लोग हैं उस रिपोर्ट में, और ये सारे के सारे या तो प्रवासी मजदूर हैं या वो लोग हैं जो सीधे उनके संपर्क में आए हैं। तो इसकी वजह से, क्योंकि बाराबंकी एक ऐसा जिला है जो तीसरे लॉकडाउन तक ग्रीन जोन में था, और ये चौथा लॉकडाउन शुरू होने पे अचानक बड़े पैमाने पे पॉजिटिव केसेस वहां आए हैं। तो वहां 20,000 मजदूर अलग अलग इलाकों से पूरे देश के आए हैं, और उनमें से कुछ के सैंपल्स गए हैं। कई सौ सैंपल्स जो टेस्ट होने गए हैं अभी वो वापस नहीं आए हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं, और 1100 गांव हैं ये बाराबंकी में। तो 1100 समितियां बनाई गई हैं, जिसमें हर गांव में एक आशा बहू होती हैं। आशा बहू कहते हैं जो हेल्थ वर्कर होती हैं वो, और कुछ और लोगों, प्रधान और कुछ लोगों की समितियां, कि जो इस बात की निगरानी करें कि जिसको होम क्वारंटाइन किया गया है वो उस बात का ध्यान रखें, बाहर ना निकलें, जो सोशल डिस्टेंसिंग है जितना भी फॉलो गांव में वो कर सकते हैं उसको करें, कि अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो तो वो दूसरे तक ना फैलने पाए। तो चूंकि अचानक ये सारे केसेस आ गए तो किसी भी छोटे जिले के लिए बहुत बड़ी बात है। तो कमाल, ये मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर रेड जोन बनाया जा रहा है, गोले बनाए जा रहे हैं, जिन ट्रेनों से ये लेकर आए जा रहे हैं, पहले व्यवस्था थी कि मिडिल बर्थ में लोग नहीं होंगे, यानी देह से दूरी रखेंगे, फिर उसे भी त्याग दिया गया। तो इन संपर्क की वजह से ये पता चल रहा है कि ये हम दिल्ली या मुंबई से जब देखते हैं कि बहुत सारी भीड़ जमा है, वहां स्क्रीनिंग सेंटर बनाए गए हैं, तो क्या इनकी स्क्रीनिंग वहां पर हुई थी? क्या ये लोग वहां से जांच कराकर आए थे? ये सब वहां का प्रशासन बताता है कि इसके बाद भी ये लोग संक्रमित पाए गए हैं, और ये जो संक्रमण के लक्षण हैं वो पहले से हैं, यहां आने से पहले से ही उनकी तबीयत खराब थी? देखिए, ऐसा है कि बहुत बड़े पैमाने पे लोग आ रहे हैं। 16 लाख मजदूर से ज्यादा आ चुके हैं। 42-45 हजार की सैंपलिंग हुई है इन 16 लाख में। हो क्या रहा है कि सबकी सैंपलिंग होना संभव नहीं है, क्योंकि उतनी सैंपलिंग की
सुविधा नहीं है और इंतजाम नहीं है, खर्च भी बहुत ज्यादा होगा। जी कमाल। तो जो सैंपलिंग का तरीका निकाला गया है वो ये है कि पहले जब आता है तो उसको कोई एक जगह बना दी गई है, वहां पे उसको ट्रांसफर कर देते हैं। वहां पे जो जिनको कुछ सिम्टम्स मिलते हैं वहां पे उनकी टेस्टिंग की जाती है और सैंपल्स भेजे जाते हैं। जिनके अंदर किसी तरह के सिम्टम्स नहीं हैं उनको होम क्वारंटीन करने के लिए कहा जाता है कि आप अपने घरों में जाइए और अलग कमरे में रहिए। और ये जो आशा बहुएं हैं ये हर तीसरे दिन जाके उनसे बातचीत करती हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिम्टम्स के साथ आए हैं, वो ये पॉजिटिव पाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल जानकारी देने के लिए। लेकिन ये चिंता का विषय है और ये एक तरह से शुरू के दौर में ही इन मजदूरों को अगर लगातार सामाजिक दूरी के साथ धीरे धीरे भेजा जाता तो इस तरह से एक तरह से अफरा तफरी नहीं मचती। और आप देख लें कि 1 मई से भेजे जाने का ऐलान हुआ है, इसके बाद भी चारों तरफ किस प्रकार का एक तरह से हंगामा खड़ा है और मजदूरों को किस प्रकार की यातनाओं से गुजरनी पड़ रही है। हम फिर से आपको समस्तीपुर का वो वीडियो दिखाना चाहते हैं, सिर्फ याद दिलाने के लिए कि आखिर बताएं कि कुछ तो व्यवस्था हो जिसके बाद हम भी अपना ध्यान यहाँ से हटा लें, आश्वस्त हो सकें कि मजदूरों को सम्मान के साथ उन्हें वापस ले जाया जा रहा है। अब बताइए, सूखा चूड़ा आपने छोड़ दिया है, भूखा लौटा है बिहार से मजदूर बता रहे हैं, उसे सिर्फ आप चूड़ा दे रहे हैं। क्या आप खा सकते हैं? आप नहीं खा सकते। हम लोग बिहार के हैं, चूड़ा दही खाना जानते हैं, लेकिन उसकी कई चीज़ें होती हैं। चूड़ा के साथ गुड़ होता है, हरी मिर्च होती है, नमक होता है, आप वो भी नहीं दे सकते। ये तो सिस्टम था कोसी के समय। बिहार सरकार बहुत मामूली चीज़ों का ही, ये बहुत मामूली चीज़ें, इनके इंतज़ाम में कोई तकलीफ नहीं होती है। दुकानदार से बोरे में पड़ा हुआ जो चूड़ा है उसको उठाकर लाना होता है और सूखा सूखा होता है, देना होता है। तो सूखी चीज़ें देने की व्यवस्था हम नहीं बना पाए। आप सरकार किए जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि इनमें से ये सिर्फ मजदूर नहीं हैं, आप पता तो कीजिए, शजरा निकालिए ना अपने गांव का, रिश्तेदारों का। आधे रिश्तेदार निकलेंगे आपके। इन्हीं भीड़ से निकलकर बहुत सारे लोग मुंबई दिल्ली गए और कामयाबी के शिखर पर पहुंचे। उन्होंने, मिडिल क्लास वालों ने घर खरीदा। लेकिन ये स्थिति जो है मजदूरों के साथ, 1.5 महीने से हरी सब्जी नहीं खाए हैं ये लोग। तो ये तस्वीर देखिए, मुझे मालूम नहीं कि किस पे फर्क पड़ रहा है या नहीं फर्क पड़ रहा है। मैं जिद्दी आदमी हूँ, मुझे पाकिस्तान के मुद्दों से मत डराइएगा। मैं भटकने वाला नहीं हूँ, मजदूरों के मुद्दे पर टिका रहूँगा और आपको याद दिलाता रहूँगा कि आप वो लोग हैं जो थाली बजाने तो निकले थे लेकिन मजदूरों के लिए नहीं निकले। अपनी बालकनी में सरकार के लिए ही थाली बजाते कि अब जागो, अब हम जगाने के लिए थाली बजा रहे हैं। वो तो कहिए आप में से कुछ अच्छे लोग हैं, नेक दिल की सड़क पर आकर इनके लिए खाना लेकर जाते हैं, खिला देते हैं कुछ न कुछ, लेकिन उससे भी उनका काम नहीं चलता। जगाना तो व्यवस्था को पड़ेगा ना। व्यवस्था ने इन मजदूरों के साथ क्या किया? ब्रेक ले लेते हैं। लॉकडाउन की वजह से जो मंडी 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक ही खोली जा रही है, उसके वजह से इनकी सब्जी जो है औने पौने भाव में फेंकी जा रही है, बिक नहीं रही है। 1200 फल देव थे वो मैंने खराब हो गए, इसलिए इधर फेंक दे और पड़ोसी लोगों को तकलीफ ना हो, इसलिए इसके ऊपर मट्टी डाला। लॉकडाउन की वजह से हमें बहुत ही कम पैसा मिला इस वक्त। लौकी सबका रेट अगर देखेंगे आप तो 1 रुपया 2 रुपया हद हो जा रहा है, 3 रुपया जाते जाते सब्जी जो है पशु खिला रहे हैं, स्थिति बहुत दयनीय है। हम लोग जो है कि गरीब नहीं बल्कि मरने के कगार पर हैं। अजय सिंह बनारस से हमारे साथ हैं। बेहद ज़रूरी स्टोरी है आपकी अजय। मैं ये जानना चाहता हूँ, 1, 2, 3 रुपए में सब्जियाँ बिक रही हैं, इन किसानों की लागत क्या रही होगी अगर आप बता सकते हैं? उसके अनुपात में इनका घाटा क्या है? क्योंकि हम तो एक ही चीज तालाबंदी के दौरान बिकते हुए देख रहे थे, वो फल और सब्जी। अजय,
इसमें देखिए रवीश, अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो छोटे किसान होते हैं वो सब्जी का व्यवसाय करते हैं। उसमें बहुत से ऐसे किसान होते हैं जिनके अपने खेत नहीं होते हैं, तो वो या तो बटाई पर लेते हैं या रेहन पर लेते हैं, लगान पर लेते हैं, उसका वो पैसा देते हैं। तो एक तो उसका वो खर्च आता है कि वो 10,000 रुपए साल या 15,000 रुपए साल, जिस तरीके का वो एक लगान का एक वो कीमत होती है। उसके बाद से जो खर्च आता है वो उनकी अपनी मेहनत होती है, जो स्वयं पूरा परिवार मिलकर के उसमें मेहनत करता है, उसमें लगाता है, उनके अपने श्रम की कीमत होती है जो रोज वो उसमें मेहनत करते हैं। फिर उसकी पानी की सिंचाई होती है। गर्मी के दिनों की ये सब्जियां हैं, 50 रुपए घंटे पानी का एक जो है उनको वो मिलता है कि आप अपने खेतों में पानी डाल सकते हैं, तो 50 रुपए घंटे पानी को डालना पड़ता है। उसके बाद उनके खाद हैं, बीज हैं, उनकी देखभाल है। उसके बाद जो सब्जी जब तैयार हो जाती है और मंडी तक जब वो उसे ले आते हैं, तो मंडी तक लाने के लिए अगर हम उनकी लागत देखें तो प्रति कुंटल जो है वो एक करीब प्रति किलो जो है वो 2 रुपए प्रति किलो जो है वो खर्च आता है, फल तोड़ने के बाद, तोड़ने से लेकर के और मंडी तक पहुंचाने में। तो इस तरीके की अगर चीजें अगर आप देखेंगे तो वो ज्यादा महंगा हो जा रहा है। जी, अब हम पूर्वा के पास जाना चाहते हैं अजय कि पूर्वा अगर हमारे साथ आप, हाँ, मैं ये पूर्वा आपसे जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जो फलों का व्यापार है उसको इस वक्त कितना घाटा लगा है। हालांकि सरकार ने जो आर्थिक पैकेज दिए हैं उसमें लोन की सुविधा दी है, पर मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि ये फलों को मिट्टी में गाड़ने से उनकी जिंदगी तो काफी तबाह हुई होगी और हमें इस बर्बादी का कोई अंदाजा भी नहीं है। पूर्वा जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो अगर इस किसान की अगर बात करें जो जिन्होंने हमसे ये व्यथा की बताई है उनकी, कि उनका कहना है कि 4,000 किलो का उनका मौसम्बी जो था वो उन्होंने मार्केट में देने के लिए उन्होंने निकाला था। उनके बाग में हालांकि अभी 20 टन का है, लेकिन उन्होंने 4,000 किलो जो निकाले थे उसमें से कैसे तो करके उन्होंने 2800 किलो मौसम्बी उन्होंने मार्केट में बेची, लेकिन जो 1200 किलो है वो बाद में इतनी सड़ गई क्योंकि मार्केट में भाव नहीं मिल रहा था, लोग नहीं आ रहे थे। लॉकडाउन के कारण उनको जो ट्रांसपोर्ट का जो करना था वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रहा था। तो उनका कहना है कि हर किलो के ऊपर हमें 15 से 17 रुपए का खर्चा होता है। मौसम्बी की अगर बात करें तो 15 से 17 रुपए का खर्चा होता है हर किलो के ऊपर। तो वो सिर्फ अगर खाद की बात करें और पूरा बीज से लेके फल तोड़ने तक की बात करें, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है। तो करीब करीब अगर थोड़ा भी उनको प्रॉफिट चाहिए, मुनाफा चाहिए, तो 27-28 रुपए पर किलो मिलना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल का जो भाव चल रहा है मंडी में, उनका कहना है कि 7 और 8 रुपए ही मिल रहे हैं। जी, बहुत ही बुरा हाल है। ये एक तस्वीरें आप अजय और आपने जो भेजी हैं बता रही हैं कि अगर सरकार किसानों से हाथ जोड़कर मांग ही लेती तो वो मिट्टी में गाड़ने के बजाय उन्हें दे देता, और इन फलों को मिट्टी में गाड़ने के बजाय हम भूखे प्यासे चलते हुए मजदूरों को मुफ्त में खिला सकते थे। लेकिन दयावान सरकार की निगाह कहीं और थी, आप समझ नहीं सके। अनुराग द्वारी ने एक तस्वीर भेजी, आपको दिखा रहा हूं। 24 मार्च को तालाबंदी हुई थी। मेडिकल तैयारी क्या है, उसके पहले उस राज्य में सत्ता परिवर्तन का खेल खेला गया। ये डॉक्टर प्लास्टिक की शीट पहनकर कोरोना के संक्रमित मरीज को देखने गए थे और शीट फट गई तो ये भागने लगे। ये स्थिति है कि इस देश में जहां डॉक्टर कम हैं, हम उन्हें इस तरह के पीपीई किट दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत का मौसम गुलाबी लगता है, सुपर पावर लगता है, लेकिन प्लास्टिक की चदरी यहाँ के एमबीबीएस को नसीब हो पा रही है, बड़े बड़े नसीब वालों के रहते हुए। ये हालत है हमारे डॉक्टरों की। कल इन्हें कुछ हो जाएगा तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? इसलिए देश की बात देखते रहिए। ये मुद्दा देश का है, ये जाएगा कहीं नहीं। अगर इसमें समाधान नहीं हुआ तो आपके घरों तक ये आग आएगी। बाकी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। जरा सोचिए, अगर आप सोच सकते हैं तो, अगर आपका ध्यान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की मीम से
न भटक गया हो, तो बिहार में आखिर बिहार की जनता का अपना एक स्वाभिमान होता है, किसी भी देश के राज्य की जनता का, वो हाड़ तोड़ मजदूरी करते हैं। समस्तीपुर पहुंचे हैं चेन्नई से और स्टेशन पर चूड़ा और पानी दिया जाता है, वो भी जमीन पर रखकर इस तरह से। ये जो वीडियो हमें मिला है कशिश न्यूज के संवाददाता के जरिए, कितना बुरा लग रहा है। क्या ये अच्छा लग रहा है कि इस तरह से स्टेशन पे उतरने वाले मजदूरों को आप चूड़ा और पानी दे भिंगा कर खाने के लिए? इतना अत्याचार मत कीजिए, इतना अहंकार भी ठीक नहीं है। कभी कभी अपने से कमजोर लोगों का सम्मान करना सीखना चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए। सारे आंसू भाषण में अच्छे नहीं लगते, कुछ काम में भी दिखने चाहिए। इस तरह की ये जो तस्वीर है कि मजदूर नीचे से उठाकर खाने के लिए विवश हुए, अब पानी दे रहे हैं, चूड़ा दे रहे हैं सर। हमें तो लगा था कि वो दही है, कोई कह रहा है कि वो पानी है। मजदूर नाराज हो गए, बाहर चले गए स्टेशन से। समस्तीपुर स्टेशन की ये घटना है। अब आप इसी के साथ, मैंने एक दूसरे संवाददाता से बात करनी थी, लेकिन मैंने वो बातचीत रद्द करके मैं इस तस्वीर पे लौटना चाहता था। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए, ये भूखे प्यासे हैं, 1.5 महीने से हरी सब्जी नहीं खाएं। इसका आर्थिक क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि इस वक्त वो सब्जी खरीद के खुद से खा भी सकते। एक दूसरा जो मिडिल क्लास है वो भी टूट गया है, वो बोल नहीं पा रहा है मुझसे, क्योंकि वो थाली बजाकर लौटा है ना, इसलिए उसको बोलने में टाइम लगेगा। तो ये जो सब्जियां, फल जो सड़ गई थी, इन्हें हम खिला सकते थे लोगों को, तो कम से कम उनकी शारीरिक क्षमता बनी रहे। अस्पताल में बांट देते, लाइन में ले आकर बांट देते, किसानों के सामने खड़े हो जाते। ये हम नहीं कर पाए। यानी कि हमारे पास हरी सब्जी और फल प्रचुर मात्रा में थे, तो हमने 24 मार्च की तालाबंदी के बाद क्या किया? आपको कभी ना कभी लौटना ही पड़ेगा। मेरी ये बात लिखकर पर्स में रख लीजिए। जनवरी, फरवरी और मार्च के ये 3 महीने आपको बहुत सिसकियां देंगे, बहुत याद आएंगे। आप आर्काइव में जाकर उन खबरों को देखेंगे कि तब क्या हो रहा था। तब पता चलेगा कि राज्यसभा में सांसद जब मास्क पहन के गए तो उन्हें बाहर जाने के लिए कहा जा रहा था। अब ये जो तस्वीर है कि आप देखिए कि लोग जानवरों को खिला रहे हैं। खिलाएं, जानवरों को चारा नहीं मिला, लेकिन ये मजबूरी के कारण खिला रहे हैं। फेंक रहे हैं सब्जी को, उससे अच्छा है कि जानवर को खिला दें। आदमी को भी खिला सकते थे। अब आप देखिए कि अशोकनगर मध्य प्रदेश की जो घटना है, जो अनुराग द्वारी ने तस्वीर भेजी है, वो क्या कहती है? हमने मेडिकल क्षेत्र में क्या तैयारी की? अभी आपको पता है अहमदाबाद में क्या डिबेट हो रहा है कि वहां एक जो वेंटिलेटर नहीं है, फेक वेंटिलेटर लगाया गया, और उसके दोस्त की खबर आई है कि रोहिणी सिंह ने की है, अभी वायर में, अभी डिटेल में भी देख रहा था कि वो जो स्टोरी है वो कितनी भयानक है कि आप अहमदाबाद के अस्पताल में जाकर मुख्यमंत्री एक ऐसे वेंटिलेटर का उद्घाटन कर देते हैं जो वेंटिलेटर नहीं है। अहमदाबाद मिरर में, संदेश में इसके बारे में विस्तार से खबरें छपी हैं, लेकिन यहां इन डॉक्टर को आप प्लास्टिक की चदरी में लपेट कर कोरोना के संक्रमित मरीजों के लिए भेज रहे हैं, और आप कहते हैं कि मैं पॉजिटिव क्यों नहीं दिखाता। यही तो मैं पॉजिटिव दिखा रहा हूं। इसे कहते हैं अहंकार का सैलाब, जो चरम पर पहुंच जाता है तो परवाह खत्म हो जाती है कि हम जो करेंगे वही सही साबित होगा। नहीं भी जवाब देंगे तो भी मास्टर 100 में 100 नंबर देगा। तो आप नंबर से खुश रहिए। मेरा काम है इस तस्वीर को दिखाना कि इन डॉक्टरों को प्लास्टिक की चदरी में भेजा गया था, जो तेज हवा से फट गई। इनकी जिंदगी खतरे में थी। और आपको जाते जाते एक और बात बताता हूं, मिडिल क्लास का सबसे बड़ा सपना जो है वो IAS और डॉक्टर बनने का था। इंजीनियर को तो आप जानते ही हैं कि बहुत इंजीनियर बन गए, लेकिन डॉक्टरों ने इस दौर में अपनी आवाज खो दी। वो बोल नहीं पा रहे हैं। अस्पतालों के भीतर वो सच्चाई देख रहे हैं पर बोलने की हिम्मत नहीं है। पर क्या करें, किसी किसी में होती है हिम्मत। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे कार्यक्रम को देखा। नमस्कार, फिर मिलूंगा देश की बात में।